अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए, आज के ब्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कल का दिन जो मेरा गुजरा उसमें मैंने कोई भी पॉलिटिकल ब्लॉग नहीं बनाया था। दिल बहुत उदास था। सानेहा पिम्स जो हुआ, यकीन करें कि इतना ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि आए रोज़ हमारे मुल्क के अंदर ये वाक़यात होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही मुल्क में होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन बात क्या होती है कि उन वाक़यात का तोड़ कैसे होगा। बात यह है कि उस चीज़ से हम पहले से बचेंगे कैसे। अब आप देखें ना कि कुछ ही अर्सा पहले कराची के अंदर गुल प्लाज़ा जो है, उसके अंदर जब आग लगी थी तो पूरा का पूरा प्लाज़ा और फिर उन लोगों का सामान और फिर उसमें कई लोग जो हैं वो झुलस के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। बल्कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। गवर्नमेंट ने कहा था हम नुकसान पूरा करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कराची गवर्नमेंट ने किसी का नुकसान पूरा किया होगा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि लाहौर के अंदर भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ ने डायरेक्ट जो है उसकी निगरानी की थी, उस ऑपरेशन की, क्योंकि उन्हीं दिनों में गुल प्लाज़ा वाला जो वाक़या है वो नया नया हुआ था। इसलिए किसी गलत चीज़ से बचने के लिए मरीम नवाज़ ने तो उसका एक्शन ले लिया। लेकिन बात यह है कि इन इमारात की, ख़ासतौर पर जो सरकारी इमारात, इनकी हिफाजत कौन करेगा। अब पिम्स जैसा जो हॉस्पिटल है उसका इतना बड़ा नाम है, आखिरकार वो इतना मशहूर हॉस्पिटल है और वहाँ पे ये सिचुएशन थी कि बच्चे जल के खाकस्तर हो गए। अच्छा, फिर उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन्होंने आगे मज़ीद सवालात को जन्म दिया है। अब उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पिछले वाक़यात का जिक्र करूँ। असल फाइंडिंग रिपोर्ट क्या आई है, असल जो चीज़ आई है कि क्यों ये हुआ ये वाक़या, वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ सवालात जिन्होंने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया, और सवाल बराए सवाल, सवाल बराए सवाल, और किसी भी बात का कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर इन लोगों के पास नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये था कि बहुत वहाँ जो पेरेंट्स थे उन बच्चों के जिनके बच्चे जल गए, उनका ये कहना था कि भाई अगर ये नेग्लिजेंस हुई है तो ये नेग्लिजेंस इस हद तक हुई है कि वहाँ पर कोई भी जो मेल और फीमेल स्टाफ था, जो नर्सेज थी, उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो क्या नर्सरी को ताला लगा के चले जाते थे? क्या वो देखते नहीं थे? वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता था ड्यूटी पे जो बच्चों को देखे? एक और चीज़ सामने आई कि वहाँ पे किसी पेरेंट को भी अलाउ नहीं किया हुआ था किसी। फिर तीसरी एक बात जो सामने आई वो ये आई कि वहाँ पर जनाब आली जो बेड्स की चादरें हैं वो उसी तरह की उसी तरह हैं। यानी इसका मतलब ये है कि या तो किसी ने बाद में चादरें बदली हैं, या फिर अगर बच्चे जले हैं तो क्या वो हवा में जल गए हैं? नीचे जो चादरें थी वो कैसे ठीक हैं? कहीं ये तो नहीं है कि खुदा न खास्ता बच्चे इधर से उधर कर दिए गए हैं? असल मामला क्या है, इसके लिए जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैं अब आपके सामने जो है रखने जा रही हूँ। और ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मगर मैं आपको एक चीज़ और रिमाइंड करवाती चलूँ कि आपको याद होगा आज से कुछ अरसा पहले चाइना के अंदर भी एग्जैक्टली उनके हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की जो नर्सरी है वहाँ पर बहुत ही शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था। जापान में भी ये हुआ था, और ज़लज़ले की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि जो नर्सेज हैं वो बेड्स को पकड़ के खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी जान जो है वो जोखम में डाल दी, अपनी जान उन्हें ख़तरे में डाल दी, लेकिन उन्होंने उन बच्चों के बेड्स को नीचे गिरने नहीं दिया, किसी बच्चे को नीचे गिरने नहीं दिया, और लोगों ने सल्यूट किया था भाई उनको। अब सानेहा पिम्स कैसे पेश आया? अस्पताल इंतज़ामिया ने अपनी जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है उसमें ज़िम्मेदार अनासर का तयन तहकीकात की रोशनी में किया जाएगा, ये कहना है जी पिम्स इंतज़ामिया का। पिम्स के चिल्ड्रन नर्सरी वार्ड के अंदर ये जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है, इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। इंतज़ामिया के मुताबिक सुबह 6:38 पे स्पार्क हुआ, और उस स्पार्क की वजह से आग ने ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस चंद ही सेकंड्स में शिद्दत इख्तियार कर ली। 6:39 पे ज़ोरदार धमाका हुआ और छत की सीलिंग जो है वो गिर गई। नर्सरी में मौजूद 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज ने फौरी उनको रेस्क्यू किया। ये तो कहना है हॉस्पिटल इंतज़ामिया का, लेकिन बच्चों के माँ बाप कहते हैं वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। लेकिन ये पिम्स की क्योंकि रिपोर्ट आई है तो मैंने तो आपके सामने वही पढ़नी है। पिम्स नर्सरी से एक नौमौलूद और इसके अलावा मुल्हिका कमरे से 4 बच्चे रेस्क्यू किए गए। आग पे काबू पाने के लिए जो है वो एक्सटिंग्विशर्स जो इस्तेमाल होते हैं 35 वो इस्तेमाल किए गए। तमाम इमरजेंसी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले और बहाल थे। ये खुले और बहाल इसलिए बताया गया क्योंकि याद होगा कि गुल प्लाजा में जब ये वाक़या पेश आया था तो उसके सारे रास्ते बंद थे, इसलिए लोग बेचारे अंदर ही झुलस के मर गए थे। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक उनका कहना यह है कि तिब्बी और सिक्योरिटी अमले ने जान रिस्क में डाल के बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की। इमदादी कार्रवाई के दौरान 3 माओं को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वार्ड के 73 मरीजों को भी बहिफाजत निकाला गया, और वाक़े के मुख्तलिफ फोरम्स पर अब तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। बहरहाल इसके अंदर एक चीज़ ये भी हुई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पूरे वाक़े के ऊपर इजहार बरहमी करते हुए वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली हटाना बनता भी था। वो सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी
کر رہے تھے اور وزیر اعظم نے سیکرٹری صحت کو اجلاس میں جانے کا کہا. وزیر اعظم نے کہا کہ اس اندوناک واقعے کے اوپر دل بہت رنجیدہ ہے. حکومت غمزدہ والدین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بنائی. سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا، جبکہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نویل ہیں جی، ان کے سمیت دیگر جو کمیٹی کا حصہ بنے. اور پھر اس کے بعد وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو فوری طور پہ جو ہے وہ پمز اسپتال پہنچنا پڑا. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ مصطفیٰ کمال کے کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئے جس میں وہ لوگوں کے ساتھ بد کلامی بھی کر رہے تھے. بہرحال بد کلامی کیا، وہ خود بڑے پریشان ہوئے تھے، اور لیکن پریشانیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے بات کریں. پھر اس کے بعد پمز اسپتال کے گائنی وارڈ کی نرسری کے اندر یہ جو سارا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر سنگین غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ جو رپورٹ ہے جب وہ پرائم منسٹر کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے اوپر یہ جو اہم فیصلہ یہ دیا. اس کے علاوہ یہ جو کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود ہیں جی، ہائی پروفائل ان کے اسکینڈل سامنے آئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ ہر بار ہر دور میں معطل ہوتے رہے ہیں. ان کے اوپر ڈیفرنٹ کیسز بنتے رہے ہیں، کرپشن کے کیسز بنتے رہے ہیں. ان کے اوپر ایک کیس بتایا گیا، یہ AR1 نے رپورٹ کیا کہ جناب گندم درآمد کا ایک کیس تھا جی 2023 میں، وہ بھی ان کا ایک مرکزی کردار اس میں ان کا سامنے آیا. کیپٹن ریٹائر محمد محمود جو ہیں وہ ہائی پروفائل ان کے سکینڈلز رہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے سکینڈلز میں وہ ہر بار ملوث ہوتے تھے اور ہر بار ان کو ایک نئی نوکری دے دی جاتی تھی. یہاں پہ ایک چیز میں کلیریفائی کرتی چلوں کہ یہ جو کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود ہیں، بیسیکلی ان کو پمز کے واقعے کے بعد نئی مستقل نوکری نہیں ملی، لیکن ان کو وفاقی ایڈیشنل ہیلتھ سیکرٹری کا چارج دیا گیا ہے. اور ان کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے سکینڈلز ہیں، اور یہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاک ایڈمنسٹریٹو سروس کے BS-21 افسر ہیں، اور اس وقت وہ سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو ہے اس میں ڈویژن کے طور پہ کام کر رہے تھے. اور یہ پورا جو واقعہ اس کے بعد ان کو جو یہ تعیناتی کی ہے وہ کی گئی ہے. فوج سے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن سول سروسز کے اندر جو ہے وہ BS-21 آفیسر کی حیثیت سے ابھی بھی وہ سرونگ ہیں، اور ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات جو ہیں وہ عائد کیے جا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے مختلف سکینڈلز آتے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے یہ ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز دے رہے ہیں. یہ ARY نیوز نے یہ خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے. بہرحال میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا تو صرف اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، اب انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تو ملک کے اندر ایک سانحہ ہوا پمز کے اندر، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ PTI فوری طور پہ جیسے گدھ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں فوری طور پہ کہ ہمیں جو ہے نا کوئی پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے. اور جیسے ہی پمز کے اندر یہ آگ لگی ہے، پہلے کہتے تھے جیل کے اندر خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے، زہر کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، پھر کہا کہ جی خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، پھر کہا کہ جی ان کو الشفا میں چیک کروایا جائے، پھر وہ پمز سے ہو کے چلے گئے. اور اب پمز کے اوپر وہ ظاہری بات ہے یہ پروپیگنڈا کرنے کا ان کو موقع مل گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ پمز لے کے جائیں گے، اور کسی دن اسی طرح کی جو ہے وہ چیز کروا کے اور کہہ دیں گے خان صاحب جو ہیں وہ جان سے چلے گئے. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ PTI کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس گٹر میں اترنے کی کیا ضرورت ہے. بانیہ PTI کی صحت پہ جو سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان کی تمام بہنوں کی پریس کانفرنس اس کے لیے ثبوت کے طور پہ موجود ہے، جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ خان صاحب مکمل صحت یاب ہیں، تندرست ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ان لوگوں کو سکون نہیں ملتا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ PTI کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مولانا ناصر عباس جو ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قائد حزب اختلاف ہیں جی علامہ ناصر راجہ ناصر عباس، کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نالائکی نہیں ہے بلکہ یہ قتل ہے ان معصوم بچوں کا، اور ان کا یہ جرم تھا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے اندر جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں آپ اس کو پاکستان سے جوڑ دیں گے. نیگلیجنس کے اوپر آپ تنقید کریں، آپ بولیں کہ بھئی جہاں نیگلیجنس ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، انکوائری بالکل شفاف ہو، لیکن فوراً یہ لوگ جو ہے نا وہ گدھ کی طرح باہر آ جاتے ہیں اور پاکستان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے خدا نہ خواستہ وہ پاکستان جو ہمارے لیے ایک نعمت ہے وہ ان کے لیے زحمت بنا پھرتا ہے. علامہ ناصر صاحب کو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جذباتی تقریر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ قیادت کو سنبھالنا اصل میں مشکل کام ہوتا ہے. اور ہر سانحے کو ریاست کے ساتھ آپ جو جوڑ دیتے ہیں نا، ریاست کو بیچ میں آپ گھسا لیتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اس چیز سے باز آ جائیں. حالانکہ ہم کہہ کے تھک جائیں گے، باز ان لوگوں نے پھر بھی نہیں آنا. چلیے اب اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو بری خبریں تو ہو گئی ہیں، اب کچھ اچھی خبر بھی ہونی چاہیے. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور کویت کے درمیان جو ہے
वो एग्रीमेंट 2026 के ऊपर जो है वो दस्तखत हो गए हैं। ये कौन से दस्तखत हैं, ये क्या मामला है, ये भी आपको बता देती हूँ। पाक अफवाज के कुवैती अफवाज और तरबियत और इस्तेदाद कार के अंदर मुआवनत की वजह से ये जो दस्तखत हैं ये किए गए हैं, और पाकिस्तान और कुवैत के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इससे पहले भी आप देख लें कि पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहिदा है, जो सेल्फ़ डिफेंस मुआहिदा है, वो किसके साथ हुआ था? सऊदी अरब के साथ। फिर उसमें जो है वो आपने देखा कि टर्की भी आ गया। अब बताया जा रहा था कि उसके अंदर कुछ और इस्लामी ममालिक भी शामिल होने जा रहे हैं। फिर उसमें बताया कि बांग्लादेश भी उसमें आने वाला है, और अब कुवैत के साथ जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो उसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़िलहाल तो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हुआ है। नए मुआहदे के तहत पाक अफवाज जो हैं वो कुवैती मुसल्लह अफवाज को तरबियत देंगी, इस्तेदाद कार उनकी बढ़ाएंगी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर दिफाई शोबों में भी उनको मुआवनत जो है वो फ़राहम करेंगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि अब हमारी अफवाज से उन दूसरे ममालिक की जो अफवाज हैं वो आकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब कि वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मतलब कि वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करते हैं। और इंशाल्लाह वो जो एक ख्वाब था ना, जिस पे आज से कुछ साल पहले लोग हंसा करते थे कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में आया करेगी, पाकिस्तान से सीखेगी और पूरी मुस्लिम दुनिया को पाकिस्तान लीड करेगा, ऐसा समझ नहीं आता था लोगों को। लेकिन अब चीज़ें पिक्चर क्लियर वाज़े हो गई है, समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। और वही अल्लाह ताला हमेशा कहते हैं कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत तरक्कियाँ और बहुत रहम करम और फजल करें। अच्छा जी, इसके साथ ही 27 सितंबर को जी पीटीआई ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और मुझे नहीं पता कि ये कौन सा मार्च करते हैं। ये गंडापुर के ज़माने से मार्च शुरू हुआ था और मार्च में से ये लोग खुद भाग जाते हैं, और वहाँ पे जो इनके लोग होते हैं, जो इनोसेंट बेचारे सिर्फ जाले होते हैं, उनको ये मरने के लिए छोड़ देते हैं। बाद में ये लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फ़ौज ने वहाँ पर जनाब गोलियाँ चलाई थी। तो मेरी समझ से बाहर है कि इन लोगों को क्या होता जा रहा है। ये तो पीटीआई की कहानी हुई, और पीपल्स पार्टी तो अपने मगन हुई भी है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक सड़क बनती हुई नज़र आ रही है, और ये सड़क जो बन रही है ये पीपल्स पार्टी का शाहकार है, और ये खाली बजरी बिछा कर चले जाएंगे। वैसे कुछ दिन ये रह भी जाएगी, क्योंकि पंजाब में तो बारिशें बहुत होती हैं, एक बारिश की मार है, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ शायद बारिशें बहुत कम होती हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये सड़क बन रही है, आप अंदाज़ा करें, और ये पीपल्स पार्टी कर रही है। और इसी वजह से सिंध के अंदर आपको सड़क नज़र नहीं आती, और यही वजह है कि वहाँ पर आपको, जैसे पंजाब के अंदर हमें सड़क के अंदर गड्ढे ढूंढने पड़ते हैं, वहाँ पे हमें गढ़ों के अंदर सड़क ढूंढनी पड़ती है। कुछ और अहम तरीन खबरें जो है वो आपको दे देती हूँ। एक ख़बर यह है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम जो है वो सामने आ रहा है आज़ाद कश्मीर के फ़ाइनल नामों में से। यानी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के जो नए वज़ीर आज़म हैं वो हों। वैसे मेरा दिल था कि नवाज़ शरीफ बनते, आई डोंट नो। नवाज़ शरीफ ने अपनी एक स्पीच में कहा भी था कि मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि अगर हम लोग कश्मीर का इलेक्शन जीतते हैं तो मैं जो हूँ वो प्राइम मिनिस्टर बनूँ। आई डोंट नो कि अब नवाज़ शरीफ जो है वो किसी और को क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पार्टी के सरबराह तो अभी भी वही हैं। लेकिन बहरहाल अब जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस नाम के बारे में जो गौर किया जा रहा है, क्या आप लोग इससे मुत्तफ़िक हैं और क्या इनकी खिदमात हैं पार्टी के लिए, ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी खबर यह है कि भारत के अंदर जो नस्ली इम्तियाज़ होता है और जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ वो लोग करते हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों कॉकरोच पार्टी सामने निकली है, जिस तरह से इन्होंने नौजवानों को कॉकरोच कहा और फिर वो सारे कॉकरोचेस बाहर निकल आए और फिर उनके एक वज़ीर को इस्तीफ़ा तक देना पड़ा था। तो अब एक अच्छी खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के अंदर नस्ली इम्तियाज़ का जो है नोटिस ले लिया है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने नस्ली इम्तियाज़ का ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि नस्ली इम्तियाज़ के ख़ात्मे के मुतालिक उन्होंने कमेटी भी बनाई है जो कि सिफारिशात पेश करेगी, और उसमें उन्होंने शदीद तशवीश का भी इजहार किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नस्ली और मजहबी अक़लियतों को मावराए अदालत कत्ल करने का जो रुझान है, वहाँ पे जो तवील हिरासत के अंदर लोगों को रखा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, नारवा सलूक वहाँ पे मामूल बन गया। और ये जो पिछले दिनों कॉकरोचेस बाहर निकले थे ना, जिन्होंने अपनी कॉकरोचेस पार्टी बनाई थी, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे उस वक्त तो मोदी खामोश रहा, लेकिन अब उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनमें से एक खबर भी आई थी कि एक लड़की को बड़े बदतरीन तरीके से हिंदुत्व के जो लोग हैं उन्होंने मारा और उसको जान से मार दिया है। तो बहरहाल मोदी जो है उसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम है कि उसने रियासत गुजरात के अंदर क्या किया था मुसलमानों के साथ सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मुल्क का जहाँ पे आप लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म है, वहाँ पर इस कदर जालिम किस्म का शख्स जो है वो आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर हो,
تو یہ تو بھارت کو خود سوچنا پڑے گا۔ ایک اور اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی مؤثر اور بھرپور نمائندگی کی ہے جی میلبرن میں۔ ایک منعقد ہوئی ہے جی عالمی کانفرنس برائے تحفظ اطفال، بچوں کی جو چائلڈ پروٹیکشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں تحفظ اطفال میں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب ہیں جی سارہ احمد، سیکرٹری انسانی حقوق عبدالخالق شیخ، اور ڈائریکٹر انسانی حقوق ہیں جی ڈاکٹر عارف۔ انہوں نے بڑی بھرپور شرکت کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر جب اپنی نمائندگی اس طرح سے کرے گا تو پاکستان کا نام تو الحمدللہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کو اور اس میں جو ہے وہ مواقع ملے، پوری دنیا کے اندر جانے کے مواقع ملے، اور اپنی بات اور اپنی چیز اور اپنی سروسز کو وہاں پہ فراہم کرنے کے موقع بھی ان کو ملے۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔